हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे। कहाँ से? आज हम जो हैं वो मेंस के लिए, मेंस प्रिपरेशन के लिए आपके जो जीएस पेपर 1 है वहाँ पे जो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का जो भी हमारे पास मटेरियल है, जो जो भी सिलेबस है वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो है वहां से एक दो क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं, या एक क्वेश्चन भी बनेगा तो दैट इज इम्पोर्टेंट, कंपल्सरी है, हमें छोड़ना तो नहीं है। ठीक है। तो आपको जो है आप एक बार पढ़ लोगे तो आप चीजों को कंपाइल कर लोगे कि हाँ ये सब चीजें हो रही थी, ये सब चीजें होने की वजह से आगे ये हुआ था। तो बहुत बार यूपीएससी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन उठाती है और यहाँ से मेंस का क्वेश्चन 100% जो है वो बनता ही बनता है। आपकी जो है वो आपका वो देखते हैं, लिखने का तरीका देखते हैं कि आप कैसे चीजों को रिलेट करते हैं। ठीक है। तो मेंस के लिए जब भी आप प्रिपेयर करो तो आपके पास बहुत ज्यादा कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट इन द सेंस कि आपको चीजों को रिलेट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक क्वेश्चन पे एक आंसर रटा हुआ है और वो रटा हुआ आंसर आपने लिख दिया, जबकि आपको पीछे की चीजों का कोई अंदाजा नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है। तो आपको अगर सारी चीजें क्लियर होंगी, इंडियन हिस्ट्री जो है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो आपको पीछे से क्लियर है सारी, उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंस जो है वो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है उसके बाद जो इंडिया है वो सारी चीजें हमने डिस्कस करनी है। यहाँ पे मैं आपको पूरा सिलेबस बता दूंगी कि क्या क्या डिस्कस करना है हमने, और उसके बाद हम देखेंगे कि पेपर में क्या क्या आया हुआ है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा आप देख लीजिए एक बार। देखिए ये है सिलेबस। ठीक है। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटी, इशू। ये बहुत बार पूछे जा चुके हैं पर्सनैलिटीज को लेके। मतलब आपको एक किसी का कोटेशन दिया जाएगा। ठीक है। किसी भी पर्सनैलिटी का कोटेशन आपके पास होगा और आपको उस कोटेशन को जो है वो आपको बोलेंगे कि इसको एनालाइज करिए, क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, या फिर इस पे अपना कमेंट दीजिए कि आप इससे क्या समझे, आपको इसको डिकोड करना है। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको दी जाएंगी, इश्यूज दिए जाएंगे रिलेटेड। कोई भी आपको पता है कि इंडिया जब जो है वो इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली है तो इंडिया जो है एक सेकुलर स्टेट है। ठीक है। सेकुलर स्टेट होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं। तो आपको रिलीजन को लेकर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, या किसी भी चीज के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है जो कि करंट इश्यूज बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद आपके पास देखिए फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब ये भी आपको मैं बोल सकती हूँ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे ये कोई आप बोल सकते हो कोई भी इम्पोर्टेंट स्ट्रगल हुआ है, उसका क्या इफेक्ट पड़ा है आज की जनरेशन पे या आज के इंडिया पे। तो ऐसे करके रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इंडिया जो है वो रीऑर्गेनाइज हुआ था और कौन सा स्टेट जो है वो कैसे हमारे इंडिया में आई, और इंडिया जो आज का इंडिया बना पड़ा है वो कैसे बना। ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट, यहाँ पे ये आप बोल सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बोला हुआ है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का भी देखेंगे हम अगर लेक्चर हुए तो, अदरवाइज वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर हमारे ऐप पे ऑलरेडी होंगे। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के इवेंट आपको पूछ लिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रीड्रॉइंग ऑफ नेशन बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद जो फिलॉसफी थी, ठीक है, तो फिलॉसफीज लाइक कम्युनिज्म क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, ये सारी फिलॉसफीज को लेके जो है आपको जो है सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है या सोसाइटी पे क्या इसका इफेक्ट हुआ था, ऐसे क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ सकता है। ठीक है। यही सिलेबस आप हिंदी में देख लीजिए। भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत की विविधता। ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिलेबस जो है ना ये, क्योंकि आपको कोई एक पर्सनैलिटी दे दी जाएगी और उनका योगदान पूछा जाएगा या उनका कोटेशन दे दिया जाएगा, और उस कोटेशन के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको पूछा जा सकता है कि भाई इस कोटेशन को डीकोड कीजिए कि आप कैसे इसके बारे में सोचते हो, आपका क्या मानना है। तो आप जैसे इंटरप्रेट करोगे उस पर्टिकुलर कोटेशन को, तो तभी पता चलेगा कि आपकी थिंकिंग कैसी है, और उस थिंकिंग के अकॉर्डिंगली यूपीएससी आपको मार्क्स देगी। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा 18वीं सेंचुरी की घटनाओं सहित दुनिया का इतिहास, ये तो वर्ल्ड जो हिस्ट्री है उसमें आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इंडिया का आ जाएगा स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। ठीक है, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिक क्षेत्रवार, धर्मनिरपेक्षता, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक। और बाकी जो है ये तो ज्योग्राफी का है, तो ये आपके लेन देन के नहीं है हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री का ये सिलेबस जो है हमारे पास ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको जो है डील करना है फिलहाल के लिए हिस्ट्री का सिलेबस जो आपको डील करना है यहाँ पे, दैट इज योर स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। ठीक है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो है वो हमने देखना है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि यूपीएससी ने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं या क्या चीजें आई हैं, वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए कि 2019 में क्वेश्चन पूछा था, एग्जामिन द लिंकेज बिटवीन 19th सेंचुरी इंडियन रेनेसा एंड एमर्जेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। ठीक है, कि जो 19th सेंचुरी में इंडियन रेनेसा आई है, ठीक है, उसके और जो नेशनल आइडेंटिटी बाद में एमर्ज हुई है। 19th सेंचुरी कौन सी थी हमारे पास, जब हमारे पास ना 1857 का रिवोल्ट हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी है, तब तक जो है वो 19th सेंचुरी। उसके आगे जो इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म हुआ है, उन दोनों को इंटरलिंक करने को बोला हुआ है यहाँ पे, उनका परस्पर क्या संबंध है इस बारे में बात आपको करनी है। तो आप कब कर सकते हो इस बारे में बात, जब आपको हिस्ट्री पूरी तरह से क्लियर है और आपने इंडिया को बनते देखा है। नेक्स्ट 18 में जो क्वेश्चन आया वो देखिए, थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट टाइम। देखो, अगर आपको महात्मा गांधी के थॉट्स ही पता नहीं है तो आप क्या देखो, है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि लाइट थ्रो कीजिए ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ थॉट ऑफ महात्मा गांधी इन द प्रेजेंट। महात्मा गांधी के विचारों पे आप कोई भी विचार पकड़ लीजिए, उनको लेके चलिए और प्रेजेंट डे टाइम के साथ उनको रिलेट करिए। तो कब कर सकते हो रिलेट, जब तुम्हें प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है या पीछे क्या हुआ, ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिस्कस वेदर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट इन रीसेंट टाइम इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर द इकोनॉमी। मतलब जो न्यू स्टेट बन रही थी उस टाइम पे, जो बनी थी इंडिया में, या अब भी जो बन रही है, वो बेनिफिशियल है इंडियन इकोनॉमी के या नहीं। तो ये आपको अपने विचार इनको देने हैं। ठीक है, 17 के क्वेश्चन देखिए, highlight the importance of new objectives that got added to the vision of Indian independence since the 20s of the last century। ठीक है, आपको जो है कुछ ऑब्जेक्टिव देने हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू ऑब्जेक्टिव दैट गॉट एडेड टू विजन। मतलब इंडिया को इंडिपेंडेंट मिला है, उसके अकॉर्डिंगली जो ऑब्जेक्टिव हैं कि कैसे इंडिया को इंडिया को आज़ादी जो मिली थी हमारे पास, उसको लेके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, उनको आपको डिस्कस करना है कि क्या सही था क्या गलत था इंडिया को लेके, इंडिपेंडेंस को लेके। तो सही ही आपने यहाँ पे डिस्कस करना है ज्यादातर, और 20th सेंचुरी से लेके लास्ट सेंचुरी तक, मतलब आपको ये सारी चीजें डिस्कस करनी है इंडिया से इंडिपेंडेंस को रिलेटेड। डिस्टिंग्विश बिटवीन रिलीजियसनेस एंड कम्युनिज्म इन द पोस्ट। ये देखो, यहाँ पे रिलीजियसनेस और कम्युनिज्म को आपको करना है डिस्कस। कम्युनलिज्म है ये, नॉट कम्युनिज्म। ठीक है, कम्युनलिज्म जो होता है धर्म, देखो आपकी सेकुलरिज्म होता है धर्म निरपेक्षता, और कम्युनलिज्म क्या होता है कि कोई आपका अपना धर्म है, उस संप्रदाय है, उसको लेके। तो आपको बताना है कि रिलीजियसनेस क्या होती है, मतलब अपने धर्म को मानना क्या होता है, और कम्युनलिज्म क्या है, उन चीजों को डिफरेंशिएट करना है। और इंडिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है पहले और बाद में, इंडिपेंडेंस के बाद में, उसके बारे में डिस्कस करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो बहुत भारी टॉपिक है जो आप बहुत कुछ लिख सकते हो उसके बारे में। ठीक है, 2013
में देखिए क्या क्वेश्चन आया था, क्रिटिकली डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय आचार्य विनोबा भावे एंड देयर सक्सेस। विनोबा भावे द्वारा जो भूदान और ग्रामदान योजना थी उसको डिस्कस करना है, क्रिटिकली डिस्कस करना है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ। राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन एवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोगन जय जवान जय किसान। किसने दिया था ये? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो उसका सिग्निफिकेंस बताना है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद टू प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। देखो दोनों तरफ इसका आपको, इनका क्या देना है आपको, कंट्रीब्यूशन। एनालाइज द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू ताशकंद एग्रीमेंट, ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंट की बात है। डिस्कस द हाईलाइट ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है, ये भी आपको देखना पड़ेगा कि ताशकंद एग्रीमेंट में क्या क्या था। Critically examine the compulsion which promoted India to play decisive role in the emergence of Bangladesh। बांग्लादेश जब बना है तो उसमें इंडिया का क्या हाथ रहा है, क्या योगदान रहा है, वो आपको देखना है। नेक्स्ट 2020 में जो क्वेश्चन आए थे वो देख लीजिए। इवेल्युएट द पॉलिसी ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन इन द नेशनल मूवमेंट। इनकी पॉलिसी को डिस्कस करना है और जो ये रही थी नेशनल मूवमेंट में वो देखनी है। सिंस द decade of 1920 the national movement acquired various ideological strand and thereby expand the social base। ये सारा आपको 1920 से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस तक डिस्कस करना है कि क्या क्या चीजें जो थी वो क्या आइडियोलॉजी जो थी वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लेके चली थी। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये चीजें हो गई। आपने देखा कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी में। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि रिलेट करने वाले हैं और वही बच्चा, वही स्टूडेंट इसको रिलेट कर पाएगा यहाँ पे जिसने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से निचोड़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है, उसको उसकी हर चीज क्लियर है उसको। ठीक है, तो आज हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, लेकिन इंडिया जो है मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया जो है, आप देखो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेगी। पहले तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो हमारा भारत आजाद हुआ है उससे पहले क्या कंडीशन थी देश में। मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम एक बार फिर से डिस्कस करते हैं ये सारी चीजें, ताकि आपका एक मतलब बेसिक क्लियर हो जाए पीछे का, ताकि आप फिर कंफ्यूज ना हो ये कब हुआ, ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें आपको कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान से। ठीक है, किससे स्टार्ट करते हैं हम? कैबिनेट मिशन प्लान से। डन। कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो भारत आया था 1946 में। तो उससे पहले मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। 19 जुलाई 1945 में ब्रिटेन में जो है वो हमारे पास आ जाती है लेबर पार्टी जो है वो जीत जाती है, और इनके जो है हमारे पास ये गवर्नमेंट और इनके जो पीएम बनते हैं दैट इज क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो है वो इनके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो ये जो है वो इंडिया के जो पॉलिटिकल आप बोल सकते हो डेडलॉक बना हुआ था। आपने देखा था पहले इंडियन जो हमारे पास वर्ल्ड वॉर चली हुई थी, तो वहां से लेके वर्ल्ड वॉर से लेके 1946 तक जो है वो इंडिया में क्या बना होता, पॉलिटिकल डेडलॉक। कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि इंडिया ब्रिटिशर्स का साथ देगी नहीं देगी, क्या करेगी, क्या बनेगा इंडिया में। तो ये सारी चीजें जो है वो एक पॉलिटिकल डेडलॉक की तरफ जा रही थी। तो इस पॉलिटिकल डेडलॉक को खत्म करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान भेजा क्लीमेंट एटली ने इंडिया में। ठीक है, यहाँ भेजा इंडिया में कैबिनेट मिशन प्लान। इस कैबिनेट मिशन प्लान का नाम कैबिनेट मिशन क्यों पड़ा? क्योंकि पहले एक एक बंदा आता था तो उसके अकॉर्डिंगली नाम पड़ जाते थे कि क्रिप्स मिशन है, ये मिशन है, वो मिशन है, तो ऐसे जो है वो इनके नाम पड़ जाते थे। लेकिन अब क्या जो है, अब यहाँ पे 3 बंदे आते हैं। कैबिनेट मिशन में कितने पर्सन होते हैं? इनके कैबिनेट के ही मंत्री होते हैं। तो वो 3 लोग जो हैं वो हमारे पास आते हैं, 3 मेंबर ऑफ देयर कैबिनेट। ठीक है, 3 मेंबर ऑफ देयर कैबिनेट जो है वो यहाँ पे आते हैं हमारे पास। तो 3 पर्सन जो है वो हमारे पास यहाँ पे आते हैं।
तीन बंदे जो है वो हमारे पास कैबिनेट मिशन प्लान में आते हैं। वो तीन बंदे हमारे पास होते हैं, एक होते हैं सर पैथिक लॉरेंस, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत नाम याद होना चाहिए। एक होते हैं पैथिक लॉरेंस, एक होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स पहले भी आ चुके थे, और एक होते हैं हमारे पास अलेक्जेंडर, ठीक है। ये तीन बंदे जो हैं वो हमारे पास आते हैं, और ये तीनों बंदे आके जो है मतलब आप बोल सकते हो कि 26 मार्च, ठीक है, 26 मार्च 1946 को ये इंडिया आते हैं। यहाँ आके ये जो है वो डिस्कस करते हैं, बात करते हैं किससे, ये बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान मुस्लिम लीग से, और हमारे पास ये बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, ठीक है। ये बात हो रही है। आपको पता है कि जनवरी में 1946 में हुए थे इलेक्शन, क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे, और इलेक्शन हुए थे इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए। जब इलेक्शन होते हैं तो मुस्लिम लीग का क्या एजेंडा था, मुस्लिम लीग का एजेंडा था हमारे पास कि हमें जो है वो इंडिपेंडेंस पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, और हमें अलग से मुस्लिम्स के लिए स्टेट चाहिए क्योंकि हम माइनॉरिटी बन के रह जाएंगे। तो मुस्लिम लीग जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में, जो भी इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट था, जो इनके लिए हमारे पास आप बोल सकते हो कि सीट थी, रिजर्व सीट थी, वो जीत जाती है और बहुत अच्छे से जो है ये पावर में आती है। मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को हराती नहीं है, लेकिन जो सेपरेट इलेक्टोरेट में सेपरेट इलेक्टोरेट था इनके लिए, ठीक है, उसके लिए इनके लिए जो हमारे पास रिजर्व सीट थी इनकी, वो ये जीत जाते हैं। मतलब आप बोल सकते हो 89% जो है वोटिंग में ये जीत जाते हैं, जो इनके लिए थी। लेकिन आईएनसी भी बहुत अच्छा करती है, आईएनसी जो है वो मेजर पार्टी बन के आती है। आईएनसी जो है हमारे पास इज द मेजर पार्टी, ऐसा नहीं है कि ये मेजर पार्टी नहीं है, ये मेजर पार्टी बन के आती है। मुस्लिम लीग कई कई प्रोविंस में जीतती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीजें हो रखी थी जनवरी में, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये चीजें हो रखी हैं हमारे पास जनवरी में, ये चीजें हो रखी, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया, मार्च 1946 में, 26 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। जब ये आया तो इसने बात की मुस्लिम लीग से और इंडियन नेशनल कांग्रेस से। अब मुस्लिम लीग जो है वो तो अपनी जगह से हिलने वाली है नहीं, उसने तो सीधा बोल दिया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये डिवाइडेड इंडिया चाहता था और ये यूनाइटेड इंडिया चाहता था कि हमें जो है वो यूनाइटेड इंडिया चाहिए, हमें जो है वो कैबिनेट सॉरी अनडिवाइडेड इंडिया जो है वो चाहिए, हमें यूनाइटेड इंडिया चाहिए, हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं बनाना चाहते। कैबिनेट मिशन प्लान जो है उसने 3 वीक्स जो है वो इनसे बातचीत की, आप लगा लीजिए हिसाब की 3 हफ्ते तक बात करते करते जो है वो कोई भी डिसीजन जो है वो ये नहीं ले पाए हैं। और जब ये डिसीजन नहीं ले पाए हैं कोई भी, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने अपनी शर्तें बताई फिर कि भाई मैं बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो पैथिक लॉरेंस है और गांधी जी हैं उनकी बातचीत हुई थी, उस दौरान की एक फोटो भी है, वो फोटो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, दिस इज पैथिक लॉरेंस एंड दिस इज महात्मा गांधी। ये फोटो जब ली गई थी तो यही फोटो जो है वो हमारे आज के जो नोट होते हैं उन पे जो फोटो लगी है, दैट इज दिस फोटोग्राफ, ठीक है। ये पैथिक लॉरेंस है, इनके साथ बातचीत करते हुए गांधी जी की फोटो ली गई थी, वो फोटो लगी हुई है हमारे जो करेंसी है उस पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास जो पैथिक लॉरेंस से बातचीत हुई, कोई डिसीजन नहीं लिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बातचीत की उसने उसने मुस्लिम लीग से बात की, लेकिन कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं लिया गया। अब जब डिसीजन नहीं आया कोई भी तो क्या होगा, डिसीजन नहीं आया तो इसने भाई अपने शर्तें बता दी कि तुम लोगों ने तो मानना नहीं है, तो भाई मैं अपनी, मेरे को सुनो, नाउ लिसन टू मी, ठीक है। तो नाउ लिसन टू मी की क्या बोला उसने, उन्होंने बोला कि भाई इंडिया को हम अनडिवाइडेड ही रहे। उनकी क्या क्या शर्तें थी वो देखो। उन्होंने बोला कि इंडिया को हम अनडिवाइडेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज इसको मतलब नोट डाउन कर लीजिए। यूपीएससी ने इस बार जो क्वेश्चन पूछा था
ठीक है, क्रिप्स इंडिया को लेके। तो वो भी जब आप नोट नहीं करते हो तो ऐसा लगता है सुन लोगे लेकिन नोट नहीं करोगे, तो नोट भी करिए। अनडिवाइडेड इंडिया जो था हमारे पास, उसकी बात करी इसने कि हम इंडिया को डिवाइड नहीं करेंगे। दूसरा इन्होंने बोला कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट जो होगा वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये मेन उनके जो थे वो बातें थी कि नो सेपरेट इलेक्टोरेट और ना ही अनडिवाइडेड इंडिया होगा। तो कहीं कहीं से मोटी मोटी खबर समझ आ रही थी कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ ही थे। लेकिन जब इन्होंने अपनी मतलब पूरी तरह से अपना प्लान बताया, वो मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने प्लान बनाया, देखो इन्होंने 3 स्टेट पे प्लान बनाया। एक बनाया इन्होंने प्रोविंस लेवल पे, ठीक है, एक प्रिंसली स्टेट के लिए, सबके लिए अलग अलग, ठीक है, प्रिंसली स्टेट के लिए। उसके बाद इन्होंने बनाया जो हमारे पास यूनियन जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब प्रोविंस लेवल पे क्या होगा, प्रिंसली स्टेट पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ये जो होगा इसमें हमारे पास क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि प्रोविंस जो थे, इंडिया में कितने प्रोविंस थे आपको पता है, 11 प्रोविंस थे उस टाइम पे। ठीक है, तो उन प्रोविंस लेवल पे जो है ग्रुप बनाए जाएंगे। ठीक है, ग्रुप बनाए जाएंगे। तो प्रोविंस लेवल पे ग्रुप बनेंगे, जैसे ए, बी और सी। ठीक है, 3 ग्रुप यहाँ पे हमारे पास बनेंगे। ए ग्रुप में पर्टिकुलर स्टेट आएंगी, बी ग्रुप में पर्टिकुलर स्टेट आएंगी, सी में पर्टिकुलर मतलब स्टेट क्या प्रोविंस आएंगे। ठीक है, ये बोला इन्होंने, बोला कि हमारे पास ग्रुप बनेंगे ए बी सी। ठीक है, तो ए ग्रुप में जो है वो हिंदू मेजोरिटी एरिया थे, बी में जो थे मुस्लिम थे। ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी थी, और जो हमारे पास इनों में हिंदू थे। ठीक है, और इसमें भी थोड़ी मुस्लिम और हिंदू मेजोरिटी थी, मतलब आप बोल सकते हो मुस्लिम मेजोरिटी थी ही थी। ठीक है, तो प्रोविंस जो है ये बनने के लिए बात हुई, और इन्होंने बोला कि इनके ग्रुप बनाए जाएंगे। और ये ग्रुप जो है क्या होगा इस ग्रुप्स में, कि जैसे ये ग्रुप बने हैं प्रोविंस, एक प्रोविंस को बना के नहीं बनेगा। आपको एक बार क्लियर करती हूँ मैं इस चीज को, 1 सेकेंड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोविंस देखो, ये जो है प्रोविंस जो आपको ब्लू कलर के दिख रहे हैं वो आएंगे सेक्शन ए में। ठीक है, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, बिहार एंड उड़ीसा यूनाइट, तो ये सारे जो हैं वो हिंदू मेजोरिटी वाले एरिया हैं, ये आएंगे ग्रुप ए में, सेक्शन ए में। और जो ये डार्क ग्रीन वाले हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, तो ये सेक्शन बी में मुस्लिम मेजोरिटी, बंगाल, असम, ये भी सेक्शन सी में, ये भी थोड़ी मुस्लिम मेजोरिटी है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे पास हो रही हैं अब कि सेक्शन में रखे जाएंगे ग्रुप। अब सेक्शन ए जो है उसमें जो है वो कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 प्रोविंस उसमें आ रहे हैं, 3 प्रोविंस इसमें आ रहे हैं, और 2 प्रोविंस हमारे पास इसमें आ रहे हैं। ठीक है, ये से, और जो सॉरी इसमें भी कितने आ रहे हैं हमारे पास, 4 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं इसमें, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जो सेक्शन होंगे, जैसे ये प्रोविंस जो है 5 साल के बाद अगर ये चाहे तो ये किसी और सेक्शन में जा सकता है। ठीक है, मतलब क्या है बोलने का, अगर यूनाइटेड प्रोविंस चाहे तो वो सेक्शन बी में ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और फिर बोला कि अगर जैसे बंगाल चाहे तो वो सेक्शन ए में ट्रांसफर हो सकता है। मतलब कि ये आपके पास अपनी अथॉरिटी होगी कि आप जो हो वो किस सेक्शन में जाना चाहते हो, किस सेक्शन में रहना चाहते हो। और जो आपको ये अनकलर्ड चीज दिख रही है, ये है हमारे पास प्रिंसली स्टेट। ये क्या है हमारे पास, प्रिंसली स्टेट। अब प्रिंसली स्टेट को क्या बोला था इन्होंने, पहले आपको इसका समझ आ गया कि ग्रुप के लिए क्या बात हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान में, कि सेक्शन बनाए गए हैं, उस सेक्शन में हमने अलग अलग प्रोविंस रखे हैं, मुस्लिम, हिंदू मेजोरिटी, मुस्लिम मेजोरिटी, और ऐसे करके 3 सेक्शन बनाए थे, रख दिए था कौन कौन रखना है। उसके बाद इन्होंने बोला था कि जो ये ग्रुप होंगे इसमें जो है वो आपकी मर्जी है कि आप 5 साल में जो है 5 साल के बाद जो है वो किसी भी ग्रुप में जा सकते हो, किसी भी सेक्शन में जा सकते हो अगर आपका प्रोविंस जाना चाहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जिन्ना को थोड़ी सी उम्मीद दिख रही थी कि हाँ ये चीज हमारे लिए सही है। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट का क्या कर दिया, ये फ्री है, ये क्या कर दिया, दे आर फ्री, इनको फ्री कर दिया।
आप जो हो किसी भी सेक्शन में जा सकते हो, किसी भी मतलब अगर आपका दिल करे तो आप जो हो वो फ्री हो, आप मतलब आप पे ऊपर कोई भी वो नहीं चलेगा, तो ये आर फ्री। ठीक है। और तीसरी बात जो थी वो क्या बोली थी हमारे पास, तीसरी बात हमारे पास आई थी, दैट इज रिलेटेड टू आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेके तीसरी बात बोली थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, आपकी इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनेगी और उस अकॉर्डिंगली आपकी सरकार चलेगी। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे बोली गई थी। डन, ये हो गया हमारे पास। ओके, तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी हो जाएगी, प्रिंसली स्टेट फ्री कर दिए, प्रोविंस लेवल पे क्या कर दिया इन्होंने, प्रोविंस लेवल पे अब जो है सेक्शन बना दिए थे, ग्रुप बना दिए थे कि आपके ग्रुप में कोई भी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये प्लान आया, जब ये कैबिनेट मिशन प्लान इनके सामने आया, और तो और क्या बात बोली थी इन्होंने कि प्रोविंस लेवल जो है, प्रोविंस वाले जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, मतलब अलग अलग प्रोविंस अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा और वो अपने अपने सेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। फिर वो सेक्शन जो है वो आपके पास यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, वो सेक्शन मिलके जो है वो यूनियन का जो है मतलब यूनाइटेड इंडिया का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन भी वो है वो बनाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे यूनियन जो है वो बहुत वीक दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको पावर नहीं मिल रही है, यूनियन को कोई भी पावर नहीं मिल रही है। इनको सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड, यूनियन में कौन सी पावर थी, फाइनेंस से रिलेटेड पावर इनको दी गई थी। इसके अलावा इनको हमारे पास पावर दी थी फॉरेन अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, फॉरेन अफेयर जो है उनके साथ ये डील कर सकते थे, उनको लेकर, और कम्युनिकेशन जो है उसको रिलेटेड इनके पास पावर थी, बाकी कोई भी पावर इनके पास नहीं थी। यूनियन के पास बिल्कुल कम पावर थी, यूनियन के पास कॉन्स्टिट्यूशन भी इवन प्रोविंस के जो थे वो आगे आके इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, तो यूनियन बहुत वीक दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक नेगेटिविटी ये आ जाती है इस प्लान में। बाकी ये सेक्शन वाइज जो ग्रुपिज्म वगैरह किया था ये क्लियर हो गया। ठीक है, हुआ क्या कि यहाँ पे अब इनको लगा कि जिन्ना तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो अनडिवाइडेड इंडिया की बात कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट भी नहीं देंगे और ऊपर से सेक्शन बना दिए। लेकिन जिन्ना ने यहाँ पे कुछ और सोचा, जिन्ना ने इसको गलत इंटरप्रेट किया। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर आप गलत इंटरप्रेट करोगे तो यूपीएससी आपको मार्क्स नहीं देगी, वैसे ही यहाँ पे जिन्ना ने भी क्या किया, जिन्ना ने भी इसको गलत इंटरप्रेट किया। जिन्ना ने सोचा कि ये बात जो हो रही है ग्रुपिज्म की, ठीक है, तो इसमें जिन्ना ने ये सोचा कि अगर देखो बलूचिस्तान, पाकिस्तान और सिंध और ये एरिया तो हमारे हो गए, जो मैं सोच रहा था इतना सा पाकिस्तान, अब मुझे ज्यादा बड़ा पाकिस्तान बनता नजर आ रहा था उसको। उसको लगा कि ये तो हमारे इसमें आना चाहेंगे। ठीक है, सेक्शन चेंज कर सकते थे ना, वो सारे सेक्शन बी में आ जाएंगे, और सेक्शन बी में जब ये चीज आ जाएगी, असम और बंगाल भी आ जाएगा, तो हमारा पाकिस्तान तो बहुत बड़ा बन जाएगा और हमारा एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जिन्ना ये सोच रहे थे। ठीक है, जिन्ना को लगा कि ग्रुप जो है वो कंपलसरी है और बस मतलब ये चीजें हैं। कैबिनेट मिशन प्लान ने जब ये देखा कि जिन्ना मान गए, ठीक है, उधर गांधी जी जो थे मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसने बोला कि भाई ग्रुपिज्म जो है, ग्रुप मतलब सेक्शन जो है वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, सेक्शन जो है वो कंपलसरी नहीं है। जैसे कि अगर सेक्शन बी है, ठीक है, तो यहाँ पे इनको ये बोला हुआ है कि सेक्शन इज नॉट कंपलसरी, सेक्शन कंपलसरी नहीं है, जरूरत नहीं है इनकी सेक्शन की जो है। लेकिन जिन्ना क्या सोच के बैठे हुए थे कि सेक्शन कंपलसरी है, उनको लगा कि ग्रुपिज्म जो है वो कंपलसरी है, अगर ग्रुपिज्म होगा तभी पाकिस्तान बनेगा, उनका तो अकॉर्डिंगली यही था। यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला कि ग्रुपिज्म इज नॉट कंपलसरी। जब ये बात कैबिनेट मिशन तक पहुंची कि ये ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हैं जिन्ना कि ग्रुपिज्म इज कंपलसरी, तो यहाँ पे कैबिनेट मिशन ने बोला कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सही बोल रही है, ग्रुपिज्म कंपलसरी नहीं है। ठीक है, आप अगर ग्रुपिज्म में रहना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, अगर कोई प्रोविंस अलग रहना चाहता है तो उसकी मर्जी है, वो इन सेक्शन से अलग भी अपना वो कर सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको सेक्शन ए में डाला तो आप सेक्शन ए में ही रहोगे, मतलब आप इसको अलग भी कर सकते हो, अपने प्रोविंस को अलग भी रख सकते हो, किसी सेक्शन में नहीं जा सकते। तो ये बात भी हो गई। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को लगा कि हम तो कर ही लेंगे, मेजोरिटी एरिया बंगाल में भी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस अगर आ जाती है तो हम अलग कर लेंगे उसको। तो यहाँ पे जिन्ना को खटक गया, जिन्ना बोले ये तो गलत हो गया फिर,
मतलब अगर ग्रुपिज्म कंपलसरी नहीं है, सेक्शन कंपलसरी नहीं है, तब तो मेरा पाकिस्तान सपनों का पाकिस्तान तो बनने से रहा। तो यहाँ पे जिन्ना ने जो है वो, आपको पता है क्या किया था आफ्टर इंडिया, जब मतलब आप बोल सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान को माना नहीं था, क्योंकि उनको लगा था कि यूनियन की बहुत ज्यादा वीकनेस दिख रही है, यहाँ पे यूनियन बहुत कम है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि आप बोल सकते हो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको मान ही लिया, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मान गई, चलो ठीक है मैं मान जाती हूँ कि, और मतलब हम जो है वो मान जाते हैं। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अगस्त में जो है, अगस्त से पहले ही आप बोल सकते हो कि इसको जो है वो मान लिया, 10 जून को एक्सेप्टेंस जो है वो दे दी कि चलो ठीक है, ठीक है। 10 जून को जो है वो अपनी एक्सेप्टेंस दे दी कि हम मान गए। अब यहाँ पे जब इंडिया जो है, सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मान जाती है, तो जिन्ना को जो है वो होती है तकलीफ कि भाई ये तो मान गए, अब ये जो है वो कैबिनेट मिशन के साथ मिलके, जो गवर्नर थे, लॉर्ड थे उस टाइम के गवर्नर थे, उनके साथ मिलके जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक मेजर पार्टी थी इलेक्शंस के बाद, तो वो वहां पे मिलके इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात जो है वो यहाँ पे करने लग पड़ेगी, हम इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात हुई कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात हुई। तो यहाँ पे जब बोला गया कि जब अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो बनेगी, तो उसमें कितने मेंबर जो हैं वो रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोला कि प्रोविंस लेवल पे कितनी सीट्स होंगी और प्रिंसली स्टेट से कितनी सीट होंगी। ये अगर फैक्ट आप डालोगे अपने आंसर में तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। 293 प्रोविंस लेवल पे और 93 जो थी हमारे पास, 93 मेंबर जो हैं हमारे पास प्रिंसली स्टेट से इसमें होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट होगा ये किसका होगा, हमारे पास यूनियन गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट बनेगी और यूनियन गवर्नमेंट से जो है हमारे पास यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन होगा और हमारे पास क्या बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो हम बनाएंगे, ठीक है। ये बात हो गई। अब ये बात जिन्ना को नहीं पचती है और जिन्ना जो है वो, आपको पता है अगस्त में जो है वो, मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अगस्त में जो है, अगस्त 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की बात होती है और अगस्त में ही जो है वो जिन्ना जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, क्या डिक्लेयर करते हैं, डायरेक्ट एक्शन प्लान। इसकी जो है वो धमकी बहुत दिनों से जिन्ना दे रहे थे कि मैं जो हूँ वो डायरेक्ट एक्शन प्लान चलाऊंगा, अगर आप जो हो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ ही आपको झुकना है, मुस्लिम को माइनॉरिटी बनाना है, तो हम जो है वो डायरेक्ट एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च कर देंगे। तो जिन्ना ने क्या किया, वैसा ही किया जैसा हम सोच रहे थे। यहाँ पे देखो जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी हमारे पास, तो कौन कौन से मिनिस्टर थे वो आपको थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो जो है वो क्लियर होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर एंड यहाँ पे आएगा कॉमनवेल्थ रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल होम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, बलदेव सिंह डिफेंस, डॉक्टर जॉन मथई इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज, सी राजगोपालाचारी एजुकेशन, सी एच भावा वर्क माइन एंड पावर, राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर एंड फूड, जगजीवन राम लेबर, असफ अली रेलवे, लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के थे लेकिन इनको फाइनेंस दिया था क्योंकि ये भी जीते हुए थे सीट, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगार जो थे उनको दिया गया था कॉमर्स, अब्दुल रब निस्तर को दिया गया था कम्युनिकेशन। आगे हमारे पास है गाजनफर अली खान को हेल्थ दिया था, ठीक है, जी अली खान लिखते हैं इनको, जोगेंद्र नाथ मंडल को लॉ दिया था। तो ऐसे करके जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तब ये पोर्टफोलियो जो है वो प्रोवाइड करवाए दिए गए थे हमारे पास मिनिस्टर को। यहीं पे बात आती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, जो कि रही थी 15 अगस्त 1947 तक, तो उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, लियाकत अली खान, जो कि बाद में जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो ये चीज हमने देख ली कि इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी लेकिन इन्होंने डायरेक्ट एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया 16 अगस्त को
ठीक है, 16 अगस्त 1946 को जो है वो क्या आ जाता है हमारे पास, डायरेक्ट एक्शन प्लान। डायरेक्ट एक्शन प्लान में क्या था हमारे पास, आपको पता है कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो नहीं बनाना चाहता था पाकिस्तान और जिन्ना। और 1940 में क्या हुआ था, पीछे थोड़ा चलो हिस्ट्री में, 1940 में क्या हुआ था, लाहौर रेजोल्यूशन पास हुआ था। उसमें क्या हुआ था हमारे पास, लाहौर रेजोल्यूशन में पाकिस्तान की मांग की थी इन्होंने कि हमें पाकिस्तान चाहिए। तो पाकिस्तान की मांग की थी लेकिन पाकिस्तान तो इनको मिला नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा बहुत, आप बोल सकते हो कि एक ये चीज यहाँ पे आ सकती है कि इन्होंने थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था कि हम जो है वो डायरेक्ट एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च करेंगे। डायरेक्ट एक्शन प्लान जो है, ठीक है, उसमें क्या था कि ये जो है ये सीधा लॉन्च करेंगे और लोगों को सीधा बोलेंगे कि अब हमारे बस में नहीं है, आप जैसे अगर अपना प्रोविंस अलग कर सकते हो तो करो। मतलब डायरेक्ट एक्शन प्लान ये था कि लोगों को जो है वो सांप्रदायिक दंगे भड़का दिए इन्होंने, बहुत कुछ कर दिया इनको, जो था ये बहुत ज्यादा अजीब सा चीजें इन्होंने कर दी यहाँ पे। तो जब इन्होंने अपने बॉम्बे में इनका घर था जिन्ना का, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुलाई और इन्होंने बोला कि हम जो है वो 16 अगस्त को जो है वो डायरेक्ट एक्शन प्लान लॉन्च करेंगे उन प्रोविंस में जहां पे मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट है। ठीक है, तो प्रोविंस कौन कौन से थे जहां मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, आपको आपने देखा था, बंगाल, असम हो गया हमारे पास, और इसके अलावा जो हमारे पास पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ये वाले एरिया जो थे यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्शन प्लान का जो सारा डिटेल था, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि उस टाइम पे जो इसकी सारी डिटेल थी कि कब हम कहाँ जाएंगे, तो वो सारा इसका टाइम टेबल जो था, ठीक है, डिटेल प्रोग्राम कैसे होगा। स्टार इंडिया करके न्यूज़पेपर आता था, कलकत्ता का न्यूज़पेपर है, एक मुस्लिम लीग के एमएलए थे उन्हीं का था स्टार इंडिया न्यूज़पेपर जो है, उसमें सारा छपा था डिटेल प्लान किसका, डायरेक्ट एक्शन डे का। ठीक है, कि कब हम इतने बजे हम यहाँ होंगे, इतने बजे हम यहाँ होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो उस टाइम के सीएम थे, क्योंकि मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी बंगाल में, तो बंगाल के जो हमारे पास सीएम थे दैट इज एच.एस. सोहरावर्दी। ठीक है, उन्होंने जो है वो बहुत ही, मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा इन्होंने अपने एफर्ट लगाए डायरेक्ट एक्शन प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इन्होंने बहुत भड़काया लोगों को, मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा भड़काया। इवन इन्होंने पुलिस को जो है वो छुट्टी दे दी थी, हॉलीडे दे दिया था पुलिस को उस दिन, 16 अगस्त को पुलिस को छुट्टी पे भेज दिया था। और जो हमारे पास ऐसे सोहरावर्दी हैं, उन्होंने जो है वो औरों के साथ मिलके, लोगों के साथ मिलके भड़काया लोगों को कि भाई आपके साथ ये हो रहा है, हमें जीने। तो जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज थे वहां पे इन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा सांप्रदायिक दंगे भड़काए, लोगों में हिंसा करवाई, लोगों को जो है वो आप बोल सकते हो लोग डरने लगे, पत्थरबाजी शुरू हो गई, बहुत कुछ हुआ था उस टाइम पे। और हिंदू मेजोरिटी एरियाज थे जो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए थे। आप बोल सकते हो कि ये जो है, जब ये चीजें हुई थी, इन्होंने क्या करना था, इन्होंने 12 बजे के करीब जो है वो एक शहीद मीनार है, अभी उसका नाम शहीद मीनार है, पहले उसका नाम होता था ऑचरलोनी, ऑटरलोनी या ऑचरलोनी बोल सकते हो आप, ऑचरलोनी मोनूमेंट जो है हमारे पास बंगाल में, कोलकाता में, आप देखिएगा एक बार इंटरनेट पे, इसको बोला जाता है शहीद मीनार। यहाँ पे इकट्ठे होना था इन्होंने। तो मुस्लिम लीग ने क्या किया हुआ था, इन्होंने ना अपने 3-3 लोग जो है वो मॉस्क्यूज में, मतलब जो मस्जिद होती है उन पे रखे हुए थे, और लोगों को वहां से भड़काया, वहां से लोगों को सिखाया कि आपको क्या करना है। और इन्होंने जो है वो यहाँ पर शहीद मीनार पे पहुंचते हैं, आप बोल सकते हो कि इतनी ज्यादा हिंसा भड़काई कि 72 आवर्स में ही, मतलब आप बोल सकते हो 16, 17, 18 अगस्त के अंदर अंदर ही 6000 के करीब लोग जो है वो मारे गए। ठीक है, 20,000 के करीब लोग जो हैं हमारे पास इंजर्ड हुए, और हमारे पास 1 लाख के करीब जो है वो लोग बेघर हो गए। तो ये जो है हमारे पास बहुत ही गलत इफेक्ट जो है वो इन सांप्रदायिक दंगों का पड़ा। पहली बार इंडियन हिस्ट्री में इतनी बुरी तरह से अगर दंगे हुए थे तो यहीं पे हुए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ फिर आपको पता है, 17 अगस्त को क्या हुआ हमारे पास, 17 अगस्त को एक बहुत बड़ा और बहुत गंदा हादसा हो गया।
17 अगस्त को जो है उड़ीसा के वर्कर थे जो कि केशोराम कॉटन मिल, ठीक है, केशोराम कॉटन मिल है वहां पे, ठीक है, वहां पे उड़िया वर्कर जो है वो रहते थे झुग्गियों में, ठीक है, वो झुग्गियों में रहते थे। उन 300 वर्कर्स को जो है वो सामने आप बोल सकते हो उन वर्कर्स को काट दिया गया, मार दिया गया, उनको बुरी तरह से, कोई भी बचा नहीं। ये हरकत होने के बाद 21 अगस्त को जो है हमारे पास वायसराय रूल जो है वो लग गया बंगाल में, ठीक है, बंगाल में जो है वो वायसराय रूल लग गया, ठीक है। इसके अलावा जो है 22 मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो है कुछ टुकड़ियां और भारत की इंडियन गोरखा राइफल जो है उनकी टुकड़ियां आई, उन्होंने यहाँ पे शांति बनाई और 22 अगस्त को जो है ये खत्म हो गया। डायरेक्ट एक्शन प्लान का थोड़ा बहुत जो भी रहा था वो दंगे खत्म हो गए। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि जो उस टाइम पे गवर्नर ऑफ बंगाल थे, ये आपके लिए जरूरी है। सीएम मैंने आपको बता दिया एच.एस. सोहरावर्दी, और सीएम गवर्नर जो थे दैट इज फेडरिक बुरोस, ठीक है, फेडरिक बुरोस जो थे वो थे हमारे पास उस टाइम के गवर्नर ऑफ बंगाल। ये जो थे ये हमारे पास जो है इनको जो है चुप रहने के लिए, मतलब ये तो सीएम के साथ ही मिल गए थे और इनको चुप रहने के लिए जो है इनको पूछा गया, इनको क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई और इनको सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ दंगे हुए थे? नौखली, ठीक है, नौखली बिहार, और उसके बाद घर मुक्तेश्वर, घर मुक्तेश्वर ये कहाँ है? ये यूनाइटेड प्रोविंस मतलब यूपी में है। रावलपिंडी, यहाँ पे भी जो है वो बहुत जो है सांप्रदायिक दंगे जो है वो हुए, ठीक है। ये था डायरेक्ट एक्शन प्लान जो कि हमारे पास जिन्ना ने उस टाइम पे चलाया था। फिर क्या हुआ हमारे पास? आप देखोगे कि इंटरिम गवर्नमेंट तो बनी बनी, जो मर्जी इन्होंने किया, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट भी हमारे पास बन गई, वो भी आपने देखा। इसके अलावा हमारे पास और क्या आएगा? इसके अलावा हमारे पास ये आएगा कि अब क्या होगा, ठीक है। इंटरिम गवर्नमेंट भी बन गई, इनके ये जो, लेकिन जो दंगे थे वो बंद नहीं हुए, ठीक है। जो दंगे थे हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास दंगे थे वो बंद नहीं हुए और आप बोल सकते हो कि ये हिंसा बढ़ी रही थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ने हाथ खड़े कर दिए कि भैया ये हमारे बस का नहीं है, ये नहीं खत्म हो रहे हैं, और बहुत ज्यादा इवन ब्रिटिशर्स को भी मारना शुरू कर दिया था, उनकी लेडीज को भी बहुत ज्यादा मतलब मार पिटाई मतलब वो कर रहे थे, मारना शुरू हो गया था, मॉलेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने जो है वो डिसाइड किया कि हम जो है वो 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ थे उस टाइम पे ब्रिटेन के, दैट इज क्लीमेंट एटली, उन्होंने बोला कि हम जो है वो छोड़ देंगे इंडिया को, जो है वो इंडिया के ही लोगों पर छोड़ देंगे, हम इनका पार्टीशन कर देंगे, जो भी चीजें होंगी। तो हम जो है 3 जून 1948 तक जो है वो इंडिया को जो है वो आजाद कर देंगे और इनका कॉन्स्टिट्यूशन बनवा देंगे और वहां से चले आएंगे, ठीक है। ये बात इन्होंने कर दी, ठीक है, ये बात कर दी 20 फरवरी 1947 को इन्होंने हाउस ऑफ कॉमन में ये बात की। अगले ही दिन 21 फरवरी को इंडिया के वायसराय चेंज हो जाते हैं और नए वायसराय आते हैं, दैट इज माउंटबेटन, ठीक है। माउंटबेटन जो है वो हमारे नेक्स्ट वायसराय जो है वो बन के आते हैं। जब माउंटबेटन इंडिया आते हैं तो वो जो है वो एक प्लान लेके आते हैं, उसको बोला जाता है 3 जून प्लान। 3 जून 1947 को वो अपना प्लान लेके आते हैं, दैट इज माउंटबेटन प्लान, और उसको बोला जाता है 3 जून प्लान। उस जून प्लान में क्या था कि इंडिया जो है हमारे पास, इंडिया भी बनेगा और पाकिस्तान भी बनेगा, मतलब सीधी सीधी जो है वो पार्टीशन की बात यहाँ पे उन्होंने कर दी, क्योंकि जिस हिसाब से सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे थे उस हिसाब से जो है वो आप बोल सकते हो कि अब इंडिया को डिवाइड करना जरूरी हो गया था।
तो इंडिया और पाकिस्तान बनेगा, ये बात हो गई। अब इन्होंने बोला कि जो इंडिया के मेजर प्रोविंस हैं, जैसे कि हमारे पास हमने देखे थे कौन कौन से थे, दैट इज पंजाब और बंगाल, ठीक है। ये जो प्रोविंस है हमारे पास, ये बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो इनको जो है वो हम डिवाइड करेंगे। इनको डिवाइड करने की बात हुई, ठीक है। एक सेकेंड में आपको इनको क्लियर करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोला कि पंजाब और बंगाल, ये जो जो बहुत बड़े प्रोविंस हैं इंडिया के, जो जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है, इवन हिंदू भी यहाँ बहुत हैं, तो हम इनको जो है वो डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो है वो ईस्ट पंजाब और वेस्ट पंजाब बनाया जाएगा। यहाँ पे ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल बनाया जाएगा, ठीक है। ईस्ट पंजाब में हिंदू रहेंगे और यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी, यहाँ पे मुस्लिम रहेंगे, यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी। तो ऐसे करके इन्होंने एक प्लान दिया, और इस प्लान के लिए इन्होंने एक कमेटी बिठाई जिसके हेड थे रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने एक कमेटी बिठाई थी जिस कमेटी का नाम था लाइन कमेटी, मतलब जो लाइन इंडिया के और पाकिस्तान के बीच आई थी, तो उसमें जो है वो यहाँ पे इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया और एक लाइन जो है वो ड्रॉ करी यहाँ पे, और इनको जो है वो अलग कर दिया। दैट इज पंजाब और बंगाल के प्रोविंस को अलग कर दिया। तो रेड क्लिफ जो थे वो हेड थे उस कमेटी के, और उन्होंने इसको कर दिया खत्म। और जो बाकी एरिया थे, जैसे असम वाला एरिया है सिलहित वाला, ठीक है, सिलहित, ठीक है, ये, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था हमारे पास सीए, इन दोनों एरिया में क्या हुआ, रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है, इलेक्शन होते हैं कि आप किसके साथ रहना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंडम हुआ कि आप तो इन दोनों एरिया में मुस्लिम लीग जो है वो जीत जाती है और ये पाकिस्तान के साथ चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कौन थे, यहाँ पे थे हमारे पास खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि इंडिया के साथ रहना चाहते थे। आपको पता होना चाहिए उन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट चलाई थी, ठीक है, खुदाई खिदमतकार करके उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो वो जो थे वो बिल्कुल अगेंस्ट थे। रेफरेंडम में बहुत कम लोगों ने मतलब वोटिंग की, और जिन्होंने वोटिंग की उसी आधार पे इनको पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया, और सिलहित भी पाकिस्तान के साथ चला गया, और इस तरह इंडिया जो है वो डिवाइड जो है हमारे पास हो जाता है, ठीक है। आफ्टर डिवाइड यहाँ पे डिसाइड हो जाता है कि 15 अगस्त को जो है वो पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अलग हो जाएंगे, पार्टीशन हो जाएगा। और वैसे ही हुआ, हमने जो है 12 बजे रात के मतलब 15 अगस्त को जो है वो अपनी आज़ादी जो है वो डिक्लेयर की थी। आपको पता है नेहरू जी ने अपनी स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने ये सब चीज़ें डिक्लेयर की थी, ठीक है। कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बाकी प्रिंसली स्टेट को जो है वो इन्होंने अपने साथ जोड़ा, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बोली गई थी जो आपके मेंस में लिखने के लिए आपके काम आएंगी। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया है। कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क, ठीक है। थैंक यू सो मच।